ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, तो अगर हम कॉन्स्ट पॉइंटर की बात करें तो सिंपली जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि पॉइंटर क्या हो गया, कॉन्स्ट हो गया। ठीक है, अब पॉइंटर अगर कांस्टेंट हो चुका है तो डेफिनेटली पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंपली पॉइंटर का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर पॉइंटर में हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है, तो वो एड्रेस क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट तो देखें अगर हम कांस्टेंट पॉइंटर की बात करें तो अगर जैसे यहाँ पे सिंपल समझाने के लिए देखिए मैंने कॉन्स्ट पी, ठीक है, एक पॉइंटर क्रिएट किया है, कांस्टेंट पॉइंटर है, उसमें अगर ए का एड्रेस असाइन कर दिया तो डेफिनेटली मैं इस पर्टिकुलर पॉइंटर में ए के एड्रेस को चेंज नहीं कर सकती। ए के एड्रेस का मतलब मैं किसी और वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर में असाइन नहीं कर सकती। कब? अगर पॉइंटर क्या है, सिंपल हमारे पास में कॉन्स्ट पॉइंटर है, ठीक है, हमने पॉइंटर को ही कांस्टेंट बना दिया, लेकिन मैं पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू में जरूर चेंज कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मतलब वैल्यू एट ऑपरेटर p इक्वल टू 40, तो मतलब p जिसको पॉइंट करा था, किसको पॉइंट करा था, a को, तो उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगा 40। तो ये जरूर पॉसिबल है, यही स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, अब इसको अगर एक प्रोग्राम से समझें तो देखें एक छोटा सा प्रोग्राम है कि कॉन्स्ट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्लास बनाऊंगी। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का मतलब तो हम पहले देख चुके थे कि एक ही क्लास का पॉइंटर था हमारे पास में। ठीक है, हालांकि हमने उसमें चाइल्ड क्लासेस के भी क्या किए थे, एड्रेसेस को स्टोर किया था, वर्चुअल फंक्शन, नॉन वर्चुअल फंक्शन देखे थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बनाने वाले हैं, उस क्लास का एक पॉइंटर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और पॉइंटर में उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, एड्रेस असाइन करेंगे। कैसे, क्या बोला मैंने, एक देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले मैंने एक नम नाम से क्लास बनाई है, ठीक है, और उस क्लास में जो डेटा मेंबर है वो सिंपली क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लास में सिंपल शो नाम का फंक्शन बनाया है। अगेन नाम से समझ आ रहा है डेटा मेंबर की वैल्यू को शो करेगा। एक्सेप्ट नाम से फंक्शन बनाया है जो कि क्या करेगा, डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई एक्सेप्ट और शो फंक्शन की। देन अगर हम बात करें क्लास के म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स की, जरूरी नहीं होता हम हर क्लास में एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स बनाए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो सेट ए इज अ म्यूटेटर मेथड, ठीक है, वैल्यू को म्यूटेट करने का काम कर रहा है, चेंज करने का काम कर रहा है। और वैल्यू कौन सी, किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे ही जो गेट ए नाम का हमारे पास में एक्सेसर मेथड है, वो अगेन डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करने का काम कर रहा है। कौन सी डेटा मेंबर की वैल्यू, जो हमारे पास में क्लास में डेटा मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है, अब एक ही डेटा मेंबर है तो उसी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट किए हैं उसी क्लास में, एक तो नम, ठीक है, 0 आर्ग्यूमेंट वाला, और एक 1 आर्ग्यूमेंट वाला। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट के साथ में कैसे काम करेगा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिंपली क्लास को यूज करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया है, n1 नाम से, प्लस मैंने वैल्यू भी पास की है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डेटा मेंबर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, n1 के डेटा मेंबर की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू 23 से इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इनिशियलाइज हो गया 23 वैल्यू से, ऐसा हम कह सकते हैं। बट मैंने अब इस केस में ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट नहीं बनाया, कैसे पता चला, मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पर ऐड नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस कंसेप्ट में जो पर्टिकुलर पॉइंटर बनाया है उसको कांस्टेंट बनाया है। तो पॉइंटर को आपको अगर कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्लास का नाम। ठीक है, अगर हम किसी भी क्लास का पॉइंटर बनाते हैं तो देखें ऐसा लिखते हैं कि क्लास का नाम देन पॉइंटर। ठीक है, अब क्योंकि कांस्टेंट पॉइंटर बनाना है, ये ही ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन एक और प्रोग्राम में भी है, लेकिन वहां पर कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो कहीं और जगह प्लेस होगा। ठीक है, तब मैं एक बार रिपीट करूंगी इस कंसेप्ट को।
यहाँ पर अभी क्या है, कांस्टेंट जो कीवर्ड है, यानी कि कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो कहाँ ऐड हुआ है, जो एग्जैक्टली पॉइंटर का नाम है उससे जस्ट पहले, या मैं यूं कहूँ कि वैल्यू एट ऑपरेटर और जो पॉइंटर है उसके मिडिल में क्या है, सिंपली कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर इस केस में कॉन्स्ट जो है वो क्या है, एक सिंपल कॉन्स्ट कीवर्ड, जिससे क्या होगा, पॉइंटर कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर पॉइंटर कांस्टेंट बन चुका है तो इस केस में, ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या है कि अभी जो पॉइंटर है वो n1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंटर के साथ में मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, n1 डॉट शो लिख सकती हूँ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में शो फंक्शन कॉल करवा सकती हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके पास में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। पॉइंटर के साथ भी मैं शो फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली डॉट तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंटर है तो पॉइंटर के साथ में मेंबर एक्सेसर ऑपरेटर जो है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर वो क्या होता है, एरो। ठीक है, तो शो फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे, यानी कि ये पॉइंटर बना था, ये पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, इस लोकेशन का एड्रेस 500 है। ठीक है, 500 है, वही इस पॉइंटर का एड्रेस है, मतलब इस पॉइंटर का क्या है, इसकी वैल्यू है। ये पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करती हूँ, शो फंक्शन को कॉल करूंगी, तो इस पर्टिकुलर n1 ऑब्जेक्ट का ही क्या होगा, यानी कि इस लोकेशन का ही शो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और डेटा मेंबर की वैल्यू जो है 23 वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। लेकिन फिर कांस्टेंट जो मतलब देख, कांस्टेंट पॉइंटर जो बना रहे हैं, फिर उसका क्या मतलब हुआ उसको देख लेते हैं। यहाँ देखें, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉइंटर की, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं पॉइंटर में किसी और ऑब्जेक्ट का एड्रेस अब असाइन नहीं कर सकती, जबकि मैंने इनिशियलाइजेशन के जब मैंने उस पॉइंटर को डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो जो एड्रेस जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट का असाइन किया अब उसको चेंज नहीं कर सकती। तो सीधा सा मतलब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे m1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा चाहूँ कि ये पॉइंटर अब इसको पॉइंट करे, तो अब कांस्टेंट पॉइंटर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं। बस इतना ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की समरी है। ठीक है, आप अगर m1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटा मेंबर की वैल्यू 56 से इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट पॉइंटर में ये स्टेटमेंट मेंशन करती हूँ, यानी कि मैंने अगर मेंशन किया r इक्वल टू m% ऑफ m1, यानी कि पॉइंटर जो है वो उस केस में मैंने उसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट असाइन करना चाहा, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट एरर शो करेगा। और इसका रीजन क्या है अभी हमने समझा था। ठीक है, तो अगर प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें, तो इस लाइन के केस में तो डेफिनेटली एरर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 23 और 23 ये दो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई देन कांस्टेंट पॉइंटर के बाद पॉइंटर जो हमारे पास में कंसेप्ट है। ठीक है, अब कंसेप्ट है पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पर जो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट और लास्ट जो कंसेप्ट है, सिंपली हम जो अभी तक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कांस्टेंट का, ये लास्ट प्रोग्राम है कांस्टेंट का, कांस्टेंट अभी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक है पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली कंसेप्ट। ठीक है, पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो चेक करते हैं क्या पॉइंटर भी कांस्टेंट है क्या। ठीक है, तो देखिए वापस से प्रीवियस एग्जांपल को ही मैंने एज इट इज प्लेस किया है, नम क्लास क्रिएट की है। ठीक है, शो और एक्सेप्ट फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, जो प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने समझाया वही यहाँ पर भी इसी का मतलब यही रहेगा। उसके बाद अगेन सेट ए और गेट ए फंक्शंस बनाए हैं। ऐसे कोई रोल प्ले तो नहीं, मतलब ये रोल तो नहीं प्ले कर रहे हैं, तो आप इनको चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम में तो इनका मैंने कोई यूटिलाइजेशन नहीं बताया आपको। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पर मैंने नम क्लास के सिंपली 2 कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक तो 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर और सिंपली एक 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या मैंने यूज किया है कंसेप्ट, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लास का इम्प्लीमेंटेशन ओवर होता है। डेफिनेटली का सिंटैक्स ये है कि सेमीकोलन तो हमें मेंशन करना ही होता है। ठीक है, मेन मेथड को इससे क्या करना है, अगर सेपरेट करना है तो इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में ब्लॉक है उसको यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर के केस में भी देखा था। बहुत बेसिक चीजें होती हैं, कई बार ये हम भूल जाते हैं सेमीकोलन लगाना, तो डेफिनेटली एरर हमें शो होती है। ठीक है, देन यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। ओके, तो अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो टॉपिक का नाम था पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि पॉइंटर कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, पहले इस केस में अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट जो है वो तो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट अगर हमें बनाना है तो सिंपल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले जस्ट आपको क्या करना होगा, कॉन्स्ट कीवर्ड प्लेस करना होगा। इससे n1 जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, डेटा मेंबर की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के जो है डेटा मेंबर्स उनको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्लास में अगर मैं बात करूं नम क्लास की, ठीक है, तो नम क्लास में जो ए डेटा मेंबर था वो अगर पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने मेंशन किया है और मैं अगर ऑब्जेक्ट के साथ में कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ, नॉट सिंपली एन ऑब्जेक्ट, मैं अगर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसा लिखती कि n1.a इक्वल टू 40, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट एरर शो करता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, कांस्टेंट। ठीक है, n1 ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो ये तो अलाउड डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिंपली आर एक पॉइंटर है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये एरर डेफिनेटली है ही। यहाँ पर अगर हम बात करें आर पॉइंटर की, ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है पॉइंटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें आपने वैल्यू एट ऑपरेटर मेंशन किया है पॉइंटर को डिफाइन करते टाइम, लेकिन ये कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आर जो हमारे पास में एक पॉइंटर है, अगर हम कांस्टेंट पॉइंटर बनाते, ठीक है, तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो कहाँ मेंशन करते थे, यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर और जो पॉइंटर है उसके मिड में, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंशन किया है। तो ये है हमारे पास में पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इस केस में मैं अगर इस पॉइंटर में अगर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो असाइन कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस पॉइंटर के एड्रेस को बाद में किसी और ऑब्जेक्ट के एड्रेस से रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर अगर मैं बात आर इज ओनली पॉइंटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूं कहें कि पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं n1 डॉट शो, ठीक है, तो n1 जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है, 12 यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ तो हम डेफिनेटली कोई भी जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन वो तो कॉल कर ही सकते हैं, उसमें तो अभी तक कोई डाउट था ही नहीं। अब पॉइंटर के साथ भी कॉल कर सकते हैं, तो पॉइंटर के साथ मैं अगर शो फंक्शन कॉल करूंगी, ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं कि अलग अलग क्लासेस का एक पेरेंट क्लास का पॉइंटर है और चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन करे, तो ऐसा तो कोई डाउट यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे पॉइंटर जो है, आर जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को। ठीक है, अब इस लोकेशन को अगर पॉइंट कर रहा है तो सिंपली जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का शो फंक्शन कॉल होगा, यानी कि इस लोकेशन का ही शो फंक्शन कॉल होगा और डेफिनेटली जो भी डेटा मेंबर की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसा पहले भी हमने देखा है। ठीक है, अब नया क्या है यहाँ पे,
तो देखें इस पर्टिकुलर लास्ट प्रोग्राम में जो नया कंसेप्ट है, कांस्टेंट का जो लास्ट प्रोग्राम है, इसमें जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंटर को डिफाइन करूँ, ठीक है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हूँ। अब अगर मैं पॉइंटर में इस पर्टिकुलर m1 ऑब्जेक्ट का क्या करती हूँ, एड्रेस असाइन करूंगी, तो कोई भी एरर शो नहीं होगी क्योंकि पॉइंटर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंटर जो बनाया गया है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। बस इसका सीधा सा मतलब है कि पॉइंटर टू कांस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड किया है। दैट्स इट। ठीक है, फिर ये तो बात हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस ऑपरेटर, इस पर्टिकुलर पॉइंटर के साथ। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि r1 इक्वल टू m% ऑफ m1, तो ये तो वैलिड है, अभी मैंने बताया आपको। लेकिन इनवैलिड क्या है, क्या पॉसिबल नहीं है। देखिए ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, मैं पॉइंटर के साथ में, ठीक है, जिस पॉइंटर को मतलब जो पॉइंटर जो है वो जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके मेंबर को मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नहीं चेंज कर सकती, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स है और ये जो स्टेटमेंट्स है वो एरर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के साथ हम डेटा मेंबर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। सेट ए फंक्शन के थ्रू आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, आपको 2 बार 12 जो है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ शो फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो इसी के साथ कांस्टेंट टॉपिक ओवर होता है। कांस्टेंट हमने अलग अलग कैटेगरीज में देखे, मेंबर फंक्शन के साथ और पॉइंटर के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, वेरिएबल के साथ में, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में भी कांस्टेंट देखा हमने। ठीक है, और फंक्शन से रिटर्न अगर हम कांस्टेंट मेंशन करें फंक्शन का टाइप, ठीक है, और रिटर्न में हमने क्या किया, मतलब जो फंक्शन एग्जैक्टली हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं जिस फंक्शन से, ठीक है, वहां पर अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर दूं तो सीधा सा मतलब ये रहेगा कि फंक्शन से कांस्टेंट रिटर्न हो सकता है। ठीक है, वहां उस ब्लॉक में आप वेरिएबल क्या नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं मतलब नहीं कर सकते हो और रिटर्न नहीं करवा सकते हो, सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न होगा। देन नेक्स्ट जो सी प्लस प्लस का टॉपिक है, ठीक है, अगर आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में टेम्पलेट। जैसा कि मैंने बताया था कि टेम्पलेट एग्जैक्टली आपको सिलेबस में नहीं विजिबल होगा, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, रिपीट हुए हैं 2-3 बार क्वेश्चन, तो इसलिए ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ मेन मेन एग्जाम्पल्स ही मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, हार्डली 2 या 3 एग्जाम्पल्स ही हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेम्पलेट की। अब टेम्पलेट का अगर सिंपल मीनिंग बताऊं विदाउट सी प्लस प्लस, तो देखें हम टेम्पलेट जो है, तो टेम्पलेट है टॉपिक का नाम। ठीक है, तो टेम्पलेट टॉपिक सी प्लस प्लस के अलावा और आपने कहाँ पर देखा है वो मैं बता देती हूँ। आपने वर्ड में टेम्पलेट बनाना सीखा था। ठीक है, रिज्यूमे एक शायद मैम ने आपको बताया भी होगा कि आप कैसे रिज्यूमे बना सकते हो। टेम्पलेट्स हैं आपके पास में वर्ड में, ठीक है, आप उनको यूज करें और एक आपका रिज्यूमे जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको ये ऑप्शन भी बताऊं कि कहाँ पर आता है, तो देखें आपने इधर न्यू ऑप्शन पे आप जब जाते थे तो देखें ये इंस्टॉल टेम्पलेट्स में आपके पास में, या माय टेम्पलेट्स में भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो इंस्टॉल टेम्पलेट में आपको रिज्यूमे करके एक ऑप्शन जो था वो मिल जाएगा। ठीक है, लेटर के भी बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, तो ये तो टेम्पलेट कहलाते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिज्यूमे, ओरिजिन रिज्यूमे है, ठीक है, रिपोर्ट्स, फैक्स, लेटर, इन सब के कोई ना कोई फॉर्मेट है। अब अगर हम बात करें सिंपली सी प्लस प्लस की, ठीक है, अच्छा सी प्लस प्लस के अलावा टेम्पलेट आपने एक तो वर्ड में देखा है और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो पावर पॉइंट जो आप लोगों ने यूज किया था, पावर पॉइंट का यूज करके तो आपने पीपीटीज भी दी है, प्रेजेंटेशंस भी दी है।
तो आपने डिजाइन टेम्पलेट जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड किए होंगे, ठीक है। बने बनाए फॉर्मेट्स थे, आपने उनको यूज किया, उसमें एडिटिंग की और सिंपल आपने प्रेजेंट किया, ठीक है। मतलब डिजाइन्स जो थी वो आपने बनी बनाई यूज की। प्लस आपको पावर पॉइंट भी वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो टेम्पलेट का मतलब ही एग्जैक्टली वैसे ही कुछ कंसेप्ट है कि हम एक बार बना के रख रहे हैं, उसको मल्टीपल टाइम यूज करें, ठीक है। तो अगर मैं टेम्पलेट को रिजेंबल करूं फंक्शन ओवरलोडिंग से तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें टेम्पलेट की तो अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो देखें सिंपली यहाँ पर हम क्या करें कि एक फंक्शन बना लें, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि फंक्शन एक बार तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, एक बार रिटर्न करे डबल टाइप की वैल्यू, या मैं यूं कहूँ कि एक बार फंक्शन को मुझे इंटीजर आर्ग्यूमेंट के साथ में यूज करना है और एक बार मैं चाहती हूँ कि फंक्शन में मैं अगर डबल टाइप के वैल्यूज के साथ में वर्क करना चाहूँ, फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ में वर्क करना चाहूँ तो फ्लोटिंग वैल्यूज को क्या करें, यूज करें, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो बहुत इजी तरीका था, हम इंटीजर के लिए एक अलग फंक्शन बना लें, ठीक है। डबल मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं रिटर्न टाइप की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पैरामीटर्स की बात कर रही हूँ उस केस में कि एक फंक्शन में मुझे इंटीजर पैरामीटर्स के साथ में काम करना है, एक फंक्शन में मुझे डबल टाइप के पैरामीटर्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स के साथ में काम करना है। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो हमने यही काम करने के लिए क्या किया था, दो अलग अलग फंक्शंस बना लिए थे। अब कैसे क्या बोला मैंने, मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने सिंपली इस तरह से कुछ देखा था कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैंने क्या किया था, ऐसा बताया भी था आपको। फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में आप क्या कर सकते हो, मिनिमम नाम का फंक्शन इंटीजर वैल्यूज के लिए अलग बना लो, ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में फंक्शन का नाम तो सेम ही होता था उस केस में, उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, लेकिन जो सिग्नेचर था वो अलग अलग होता था। ऐसा हमने सिंपली यूज किया था, ठीक है। सिर्फ इतने सेक्शन की बात कर रही हूँ जो हमने डिस्कस किया था फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है तो उसको स्किप करें, सिर्फ इतना देखें। ऐसा हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था, ठीक है, कि अलग अलग फंक्शन बनाए थे। रिटर्न टाइप कंसिडर नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि रिटर्न टाइप कभी भी ओवरलोडिंग की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। सिंपली इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स और सिंपली यहाँ पे डबल टाइप के आर्ग्यूमेंट यानी कि डबल डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल वैल्यूज पे वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यूज पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग में देखा था, फंक्शन का नाम भी सेम हुआ करता था, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, एक ही काम को करने के लिए एक बार इंटीजर के साथ में एक बार डबल के साथ में तो दो अलग अलग फंक्शन बनाए थे, ठीक है। यानी कि कोड तो हमारा उसके अकॉर्डिंग, अगर मुझे ऐसे ही फ्लोट पे काम करना है तो मैं फ्लोट के लिए अलग टाइप का एक फंक्शन, मतलब नाम तो सेम ही रहेगा मिन, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में फ्लोट देना पड़ेगा मुझे, पैरामीटर्स में इनकी जगह फ्लोट लिखना होगा। और अगर कैरेक्टर के साथ में वर्क करना है तो मुझे कैर लिखना होगा, ठीक है। तो मतलब चार इस तरह से अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे अलग अलग काम को करने के लिए। लेकिन इसका जो ऑल्टरनेटिव है, इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको क्या बोलता है कि आप फंक्शन एक बार ही बनाओ, ठीक है। आप उसको चाहे तो 1000 डेटा टाइप्स के साथ में यूज कर लो, आप एक बार इंटीजर के साथ में भी यूज कर सकते हो, एक बार डबल के साथ में भी यूज कर सकते हो, डबल टाइप के साथ में, डबल डेटा टाइप के साथ में, एक बार फ्लोट डेटा टाइप के साथ में भी यूज कर सकते हो और एक बार कैरेक्टर के साथ में भी वर्क कर सकते हो, उनको रिपीट भी कर सकते हो। मतलब काम आपको एक बार ही करना है, एक बार बना के रखना है फंक्शन और उसको अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ में क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह आपको हर बार अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ये काम एक ही फंक्शन से हो जाएगा टेम्पलेट के थ्रू। तो सीधा सा मतलब अगर इसका कंक्लूजन निकालूं उस पॉइंट का तो ये रहेगा कि टेम्पलेट क्या करेंगे, हमारे कोडिंग लिखने के मेथड को और क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जो हम कोडिंग लिखते हुए आए हैं उसको और अगर हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है यानी कि शॉर्ट वे में कन्वर्ट करना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्पलेट, ठीक है। और कई बार इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि हमें अगर जेनेरिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना है, जेनेरिक आपने शायद जावा में ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो सिंपली जेनेरिक जो वर्ड है जावा का भी, मतलब जावा में भी यूज में आता है, ठीक है। और यहाँ पर उसको हम टेम्पलेट जो है वो कहते हैं। मतलब सिंपल सा मतलब है काम एक बार करो अलग अलग डेटा टाइप के साथ में, उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अब कैसे क्या बोला मैंने, एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं कि एक बार उसका और मीनिंग क्या है। तो सिंपल आइडिया टेम्पलेट का क्या है? द सिंपल आइडिया इज टू पास डेटा टाइप एज अ पैरामीटर, यानी कि डेफिनेटली एक फंक्शन बना रहे हैं अगर हम, तो उसमें किस टाइप पे हमें वर्क करना है वो जरूर बताना पड़ेगा। इंटीजर टाइप के साथ में वर्क करना है तो इंटीजर बताना होगा, डबल के साथ में वर्क करना है डबल डेटा टाइप के साथ तो डबल डेटा टाइप का आपको वहां पे डेटा टाइप जरूर बताना होगा। ठीक है, तो मतलब कोड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कोड काम मतलब जो हमारा रिटर्न वर्किंग है, यानी कि टाइपिंग वर्क जो है उसको हम कम कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट उसको एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। ठीक है, यूज उसको मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ये कहलाएगा टेम्पलेट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स यू कैन क्रिएट अ सिंगल फंक्शन। एक सिंगल फंक्शन ही बनेगा इसके लिए, 1000 फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग 4 या 5 फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लस हमारे प्रोग्राम का जो कोड है वो और छोटा हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और एक फंक्शन जो है वो अलग अलग डेटा टाइप के साथ में वर्क कर सकता है। यहाँ अगर हम बात करें कि टेम्पलेट काम कैसे करता है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि टेम्पलेट हम बनाएंगे और हमारे काम को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। अब कैसे करेगा वो काम, ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि दो टाइप के हमारे पास में टेम्पलेट बनाने के तरीके हैं, या दो टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, फंक्शन और क्लास। ठीक है, सिंपल आइडिया, हम कोड एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, वो कंपाइल जो होगा, जो एग्जैक्टली वो बार बार हो सकता है। ठीक है, या मैं यूं कहूँ, ठीक है, एग्जैक्टली जो अभी मैंने टर्म बोली उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं, कि सिंपल जो टेम्पलेट हम बनाते हैं, ठीक है, अब मैक्रो की तरह वो भी एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल मैक्रो की तरह क्या होता है, एक्सपेंड होता है। जैसे मैक्रो कंपाइल टाइम पर एक्सपेंड होता है उसका कोड, जहां पर हमने मैक्रोज यूज किए हैं, ठीक है, उनका कोड एक्सपेंड होता है, ऐसा मैंने आपको मैक्रो में भी बताया था। वैसे ही यहाँ पर सिंपल क्या होता है कि टेम्पलेट्स के केस में भी यही एक्सपेंशन होता है। ठीक है, कब, कंपाइल टाइम पर। ठीक है, अब एक्सपेंशन कैसा, हमें तो एक ही फंक्शन बनाया, तो एक्सपेंशन कौन सा वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाइलर डज टाइप चेकिंग बिफोर टेम्पलेट एक्सपेंशन। मतलब मैक्रो अगर हम बनाते थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वहां पर ऐसे कोई कंपाइलर जो है वो सिंपली कोई चेकिंग नहीं कर रहा कि वहां पर सिंटेक्स गलत है या क्या। अगर आप सिंटेक्स गलत लिख के भी एग्जीक्यूट करोगे मैक्रो को तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे। लेकिन यहाँ पर जरूर आपके पास में क्या होती है, चेकिंग होती है, सिंटेक्स चेकिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट है, फिफ्थ पॉइंट, द आइडिया इज सिंपल, सोर्स कोड कंटेन्स ओनली फंक्शन। ठीक है, सोर्स कोड में हमारे पास में फंक्शन होगा, बट कंपाइल्ड कोड में मे कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन है, अलग अलग टाइप के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड तो होंगे। अगर इंटीजर टाइप के साथ में वर्क कर रहा है तो इंटीजर टाइप का एक अलग फंक्शन कंपाइलेशन के टाइप क्रिएट होगा। डबल टाइप के साथ में अगर हम यूज करना चाह रहे हैं वो टेम्पलेट, तो डेफिनेटली डबल टाइप का एक्सपेंशन अलग होगा। लेकिन सोर्स कोड में तो एक ही कोड होगा, लेकिन जब वो कोड कंपाइल होगा तो पॉसिबिलिटीज है कि अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा हम उसको यूज करना चाह रहे हैं, जैसा हमने मेन में स्टेटमेंट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी मल्टीपल कॉपीज कंपाइल कोड में एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी समझाया। दो टाइप्स है, फंक्शन और क्लास। एक एग्जाम्पल से अगर इसको देखें, फंक्शन टेम्पलेट की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं इनको। तो फंक्शन टेम्पलेट है तो डेफिनेटली फंक्शन बनाकर और हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट के फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक फंक्शन की तरह ही हम क्या कर सकते हैं, सिंपली टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, अब एक नॉर्मल फंक्शन से तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही, यहाँ पे सिंटेक्स वाइज तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कि टेम्पलेट का हम क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का जस्ट एक मैं यूं कहूँ कि कोड रीयूजेबिलिटी का कोड रीयूजेबिलिटी, या मैं यूं कहूँ कि आपके कोड को शॉर्ट करने का एक तरीका है टेम्पलेट। ठीक है, तो इस केस में जो सिंगल फंक्शन है वो आपके पास में क्या होगा, आप क्रिएट करोगे और सिंपल
अलग अलग टाइप के साथ में आप यूज कर सकते हो। तो देखिए सेकंड पॉइंट पे क्या मेंशन किया हुआ है, अ सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स एट वंस, बट सिंगल नॉर्मल फंक्शन कैन वर्क विद वन सेट ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन तो क्या करता है, एक टाइप की वैल्यूज पे ही वर्क कर सकता है, लेकिन अगर टेम्पलेट है तो डेफिनेटली वो मल्टीपल डेटा टाइप के साथ में वर्क कर सकता है। ठीक है, हम जो अभी टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही क्या करने वाले हैं, यूज में लेकर आने वाले हैं। प्रिमिटिव का सीधा सा मतलब जो इंटीजर, फ्लोट, इस तरह से बिल्ट इन डेटा टाइप है, मैं उन्हीं के साथ में फंक्शन टेम्पलेट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो देखें सिंटेक्स क्या है, आपको सबसे पहले टेम्पलेट कीवर्ड लगाना होगा टेम्पलेट बनाने के लिए। देन अब चाहे वो फंक्शन टेम्पलेट हो चाहे वो क्लास टेम्पलेट हो, यहाँ पर आपको क्लास कीवर्ड लिखना होगा। यहाँ पर क्लास का मतलब नॉर्मल क्लास नहीं है, डेटा टाइप नहीं है यहाँ पे क्लास। ठीक है, ये एक कीवर्ड है जो कि एग्जैक्टली टेम्पलेट की डेफिनेशन में हमें ऐड करना होता है। ये ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर क्लास। ठीक है, तो मैं अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर टेम्पलेट के साथ में इंटीजर टाइप पे वर्क करना चाहती हूँ, तो क्लास रिप्रेजेंट करेगा इस इंटीजर ग्रुप को। डबल के साथ में वर्क करूंगी तो क्लास रिप्रेजेंट करेगा डबल ग्रुप को, डबल डेटा टाइप के ग्रुप को। ठीक है, कीवर्ड जो है क्लास वो टेम्पलेट का पार्ट है। देन यहाँ पर आपको एक क्या करना है, सिंपली आइडेंटिफायर लिखना है। तो सिंपल सा मतलब है, ये तो आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में नाम। ठीक है, टेम्पलेट का एग्जैक्टली नाम और ये टेम्पलेट को बनाने का सिंटेक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैं इंटीजर टाइप पे वर्क करना चाहती हूँ, तो मैंने बताया कि अब उस केस में वो जो ग्रुप है वो इंटीजर का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उस केस में जिस टाइप को मैंने पास किया होगा वही टाइप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जहां जहां पर डी लिखा है उस जगह पर क्या होगा, एग्जैक्टली डेटा टाइप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल में अभी बता रही हूँ। फंक्शन हम बनाते हैं तो डेफिनेटली फंक्शन का नाम आता है, रिटर्न टाइप में मैंने डी लिखा है। डी वैसे अभी तक तो मैंने कोई आपको डेटा टाइप नहीं पढ़ाया सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम पर हम यहाँ पर जो भी पास करेंगे डेटा टाइप का नाम, उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी और वही डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एक बार बना, यूज अलग अलग डेटा टाइप के साथ में आप कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन की तरह जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वही मैंने मेंशन किए हैं। देन अब इन सब का यूज करके एक टेम्पलेट जो है फंक्शन टेम्पलेट वो क्रिएट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि मैंने छोटे छोटे यहाँ पे एग्जाम्पल्स पुट किए हैं, बट प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि कैसे काम करेगा। यहाँ देखें मैंने क्या किया है, सिंपली एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अभी अगर मुझे टेम्पलेट बनाना है तो देखें ये इसका कोड है। ठीक है, मैंने ऐड नाम से क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो फंक्शन टेम्पलेट का एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंक्शन टेम्पलेट बनाने के लिए डेफिनेटली टेम्पलेट कीवर्ड तो आपको लगाना ही होगा। उसके बाद आपको क्लास कीवर्ड जरूरी ही लगाना होता है, ये रूल है, सिंटेक्स है इसका। देन यहाँ पे आइडेंटिफायर। ठीक है, और यही आइडेंटिफायर यहाँ पर भी यूज में आएगा और यही आइडेंटिफायर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में भी क्या आएगा, यूज में आएगा। ठीक है, अब ऐड फंक्शन का मतलब क्या है, वैल्यूज को ऐड करना। तो मैं जो आर्ग्यूमेंट्स भेजने वाली हूँ उन्हीं को मैं ऐड करवाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने फंक्शन टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा, बन तो गया, आप कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, बना तो दिया हमने कोड, अब कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, मेन ये समझने वाली बात है। तो देखें मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने जितने भी फंक्शन बनाए हैं उनकी कॉलिंग वही होती है, बट मैंने ये बताया है कि जो आपके पास में कंपाइल टाइम पे क्या होता है, सिंपली हमने यहाँ पर जिस तरह का डेटा टाइप दिया है, ठीक है, जिस
तरह के आर्गुमेंट जो हैं उसी तरह का फंक्शन का क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। ऐसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो मैंने इस केस में आगे प्रोसीड करने से पहले देन यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, एक तो a और b, ठीक है। फंक्शन का नाम है ऐड, तो इस केस में यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है और आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में मैंने यहाँ पे a और b जो है वो पास किया है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट किस तरह के भेजे हैं मैंने, इंटीजर टाइप के। तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है क्या होगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो इंटीजर फंक्शन की तरह इसका एक्सपेंशन होगा। मतलब ds की जगह रिप्लेस हो जाएगा इंट, ठीक है। तो जहां जहां पर भी ds है वहां वहां पर इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इंट, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, सिंपल a और b इंटीजर टाइप की वैल्यूज कंसिडर होंगी और उन दोनों का सिंपली यहाँ पर एडिशन जो है, कौन सी वैल्यूज का, 12 और 20 का, कितना हो जाएगा यहाँ पे रिप्लेस एडिशन 32, ठीक है। तो 32 यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सी में असाइन हो जाएगा। लास्ट अगर हम देखें आज की क्लास का पॉइंट, तो अगर मैं डबल टाइप की वैल्यूज यहाँ पे डबल डेटा टाइप की वैल्यूज क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब फंक्शन आप देखें एक ही बनाया आपने, ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं की है, ठीक है। इस केस में मैं अगर ऐड फंक्शन की बात करूं, वापस से मैंने कॉल किया है और देखिए कॉलिंग टाइम पे मैंने कोई ऐसे एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, सिंपल जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही कॉल किया है। मैंने अगर s और b भेजा, दोनों क्या है, सिंपल डबल टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू, डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो इस केस में यही फंक्शन जो है वो किस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां पर भी आपको सिंपल यहाँ पे ds मिल रहा था, ठीक है। तो क्योंकि डबल टाइप की वैल्यूज है यहाँ पे ds रिप्लेस हो जाएगा डबल से, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ds जहां जहां लिखा है वहां पर डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल डेटा टाइप क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये कब एक्सपेंशन होगा, जब आपके पास में ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा, कंपाइल टाइम पर इस तरह से ये एक्सपेंशन हो जाएगा। तो देखें फंक्शन ओवरलोडिंग भी इससे हमने इजीली इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है। और जब अगर इन दोनों वैल्यूज का एडिशन देखें तो सिंपली 13.46 रिजल्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फंक्शन टेम्पलेट का फर्स्ट प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया। हम चाहे तो ऐड फंक्शन की कॉलिंग में नॉर्मल कोई भी 2 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं और उनका डेटा टाइप भी क्या कंसिडर होता है बाय डिफॉल्ट, इंटीजर। तो उस केस में वापस से ये फंक्शन इंटीजर टाइप को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। तो मैंने जो भी पॉइंट समझाए थे कि फंक्शन तो सोर्स कोड में एक ही रहेगा, लेकिन कंपाइल कोड में आपके पास में फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा कोड्स का यानी कि एक्सपेंशन आपको विजिबल होगा, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा कोड्स जो है फंक्शन के वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे फंक्शन टेम्पलेट जो है उसका एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स में मैंने रिजल्ट जो है वो विजिबल किया है, मेंशन किया है 32, 13.46 और यहाँ पे 30, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।